नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे गौरी और आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो उड़ान की प्रस्तुति, हमारा न्यूज और अपडेट शो जो कि खास तौर पर बनाया गया है विकलांगजनों की न्यूज को लेकर, जिसका नाम है कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, रेडियो उड़ान के कम्युनिटी कलर्स इस प्रोग्राम में हम सुनते हैं देश और दुनिया से जुड़ी डिसेबिलिटी जगत से आ रही लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही साथ जॉब अलर्ट्स भी। इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस शो में एक नया सेक्शन भी ऐड किया है जिसके तहत हम जायजा लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आ रही सभी लेटेस्ट फेसबुक अपडेट्स का। दोस्तों, इस शो को लेकर आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक हमें लगातार मिलते रहते हैं, जिनसे हर बार हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आप रेडियो उड़ान को ढेर सारा प्यार देते हैं, जिसकी वजह से हमें हर बार ये शो बनाने में नई प्रेरणा मिलती है और शो की दिशा तय करने में आपके कमेंट्स भी हमें काफी मददगार साबित होते हैं। दोस्तों, अगर आप रेडियो उड़ान को लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर प्ले बटन दबाकर इसे सुन सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों ही पे ये उपलब्ध है। साथ ही किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, एलेक्सा, ट्यून इन या ऑनलाइन रेडियो वेबकास्ट साइट्स पर भी आप रेडियो उड़ान को सुन सकते हैं। दोस्तों, चैनल से जुड़ी लेटेस्ट खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, जो कि है www.facebook.com/radioudan। साथ ही साथ हम टाइम टू टाइम आपके लिए सभी एक्टिविटीज के बारे में लिंक्डइन पर भी पोस्ट करते रहते हैं। इसी के साथ काफी सारे अपडेट्स हम इंस्टाग्राम चैनल पे भी देते हैं, ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक हमारी सारी अपडेट्स पहुंचती रहे। लेकिन कभी अगर आप अपना कोई फेवरेट शो मिस कर देते हैं तो इसे हम यूट्यूब पर भी अवेलेबल करते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ सर्च करें रेडियो उड़ान यूट्यूब पर जाकर और रेडियो उड़ान के चैनल को एक्सप्लोर करें। बहरहाल वक्त हो चला है शो कम्युनिटी कलर्स को शुरू करने का। तो आइए शो की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, गंभीर डिप्रेशन और चिंता के विकार जीवन के लिए खतरा। दुरुपयोग की खबरों के चलते 40% से कम विकलांगता वाले लोगों के लिए यूडीआईडी कार्ड का प्रस्ताव। हैदराबाद में गेल ने विकलांग यात्रियों की सहायता में सुधार के लिए सनफ्लावर कार्यक्रम किया शुरू। पूजा खेड़कर विवाद के बीच डीओपीटी ने 6 सिविल सेवकों के विकलांगता मापदंडों की जांच। लेंगे जानकारी सारथी वर्चुअल जॉब फेस्ट के बारे में। पर्पल फेस्ट तो है शानदार, लेकिन दिव्यांगों को चाहिए साल के 365 दिन सहायता। आशा किरण आश्रय गृह में मौतों का सिलसिला। महाराष्ट्र सरकार 3000 से भी अधिक विशेष शिक्षकों को करेगी नियमित। दिल्ली में सेवानिवृत्त दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम की शुरुआत। दिव्यांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। सुनेंगे DPWD से लेटेस्ट अपडेट्स। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 चिंता न्यूरोसिस के साथ गंभीर अवसाद यानी डिप्रेशन के आधार पर स्वैच्छिक रिटायरमेंट यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए कर्मचारी के आवेदन पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने माना है कि याचिकाकर्ता को उसकी स्थिति में काम करना जारी रखने के लिए मजबूर करना, जहां उसका जीवन खतरे में हो सकता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। दोस्तों, दरअसल याचिकाकर्ता अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल में प्रधान सहायक के पद पर काम करते हैं। चूँकि वो शारीरिक और मानसिक बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित है, इसलिए वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है और इसीलिए सेवा में 30 साल पूरे करने के बाद याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता की उम्र अब 55 वर्ष की है। इसी के कारण मौलिक नियमों के चलते वो स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए पात्र है। याचिकाकर्ता ने मदर्स इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स यानी MIND से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है, जिसमें कहा गया है
कि वो 7 चिंता न्यूरोसिस के साथ गंभीर रूप से डिप्रेशन से ग्रसित है। याचिकाकर्ता के ऑर्थोपीडिक सर्जन का सर्टिफिकेट भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को लंबे समय तक बैठना, डेस्क पर काम करना, लेखन कार्य करना, यात्रा और घरेलू काम करना नहीं चाहिए। इसी गंभीर अवसाद और चिंता विकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के जीवन के लिए खतरा मानते हुए कहा है कि नियोक्ता को स्वैच्छिक रिटायरमेंट पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए जाते हैं। दोस्तों, खबर नई दिल्ली से। इन दिनों पूजा खेड़कर केस काफी चर्चा में रहा है। विकलांगता कार्ड का दुरुपयोग करने की खबरें बीच बीच में आती रही हैं, जिनके चलते अब केंद्र ने नए मसौदा नियमों में 40% से कम विकलांगता वाले लोगों के लिए सफेद रंग के विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र का प्रस्ताव रखा है। विकलांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड प्राप्त करने की सुविधा बढ़ाने और इसे और अधिक सख्त बनाने के लिए विकलांग व्यक्तियों के आवेदन और जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मसौदा नियम जारी किए गए हैं। मुख्य बदलावों में नियम 17 और 18 में संशोधन शामिल है, जो विकलांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड के आवेदन और जारी करने संबंधित है। नियम 18 विकलांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। आवेदन प्राप्त होने पर चिकित्सा प्राधिकरण प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करता है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार विकलांगता का आकलन करता है। प्रस्तावित संशोधन में विकलांगता की गंभीरता के आधार पर 3 प्रकार के यूडीआईडी कार्ड्स की बात की गई है। पहला है सफेद बैंड कार्ड, दूसरा पीला बैंड कार्ड और तीसरा है नीला बैंड कार्ड। दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि रंग कोडित कार्ड तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन पहले 40% से कम दिव्यांगता के लिए कोई प्रमाण पत्र या कार्ड जारी नहीं किए जाते थे। सिंह ने मीडिया को बताया कि दिव्यांगता के स्तर के आधार पर पीले और नीले रंग के कार्ड तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन 40% से कम दिव्यांगता को दर्शाने वाला सफेद कार्ड पहले नहीं देखा गया था। प्रस्तावित संशोधित नियम 17 के तहत दिव्यांगजन यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि आवेदन प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। आवेदन में पहचान का प्रमाण, एक हालिया तस्वीर जो कि 6 महीने से पुरानी ना हो, निवास का प्रमाण और आवेदक का आधार नंबर या नामांकन संख्या शामिल होनी चाहिए। मसौदा नियमों के अनुसार दिव्यांगता का निदान होने पर चिकित्सा प्राधिकरण को 3 महीनों के भीतर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करना आवश्यक है। यदि 2 वर्ष के भीतर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है तो आवेदन को निष्क्रिय माना जाएगा, जिसके लिए आवेदक को फिर से आवेदन करना जरूरी होगा और फिर ये सक्रिय करने का अनुरोध करना होगा। दोस्तों, खबर हैदराबाद से। समावेशिता की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL ने गुरुवार को विकलांगता सनफ्लावर कार्यक्रम शुरू किया, जिसे नाम दिया गया है द हिडन डिसेबिलिटी सनफ्लावर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत छिपी हुई चुनौतियों वाले यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई एक पहल की शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम एक समावेशी वातावरण बनाने का प्रयास करता है और छिपी हुई चुनौतियां जैसे कि कम दृष्टि, ऑटिज्म, मनोभ्रंश, बौद्धिक विकलांगता या सुनने की हानि के लिए निर्बाध, सामाजिक रूप से जिम्मेदार यात्री सेवाएं प्रदान करता है। ये कार्यक्रम एक समावेशी वातावरण बनाने का प्रयास करता है और सामाजिक रूप से जिम्मेदार यात्री सेवाएं प्रदान करता है। ये ऐसे यात्रियों को अपनी जरूरतों को गुप्त रूप से बताने और सूरजमुखी डोरी के उपयोग के माध्यम से सहायता का अनुरोध करने की अनुमति देता है। ये कार्यक्रम ऐसे यात्रियों को अपनी जरूरतों को गुप्त रूप से बताने की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत विकलांग यात्रियों को सूरजमुखी के रंग की डोरियां दी जाएंगी, जिनके माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि उन्होंने सहायता का अनुरोध किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कलर कोड को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है और ये दर्शाता है कि इसे पहनने वाले व्यक्ति को अतिरिक्त सहायता, धैर्य या समय की आवश्यकता हो सकती है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि डोरी हवाई अड्डे के कर्मचारियों को एक दृश्य संकेत भी प्रदान करेगी
लेकिन डोरी पहनने से ये सुरक्षा या किसी भी सेवा के माध्यम से तेजी से ट्रैकिंग की गारंटी नहीं दी जाएगी। इस सुविधा की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और यात्री वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म के माध्यम से यात्रा विवरण साझा करने का विकल्प भी चुन सकते हैं या यात्रा के दिन हवाई अड्डे के सूचना डेस्क के कर्मचारियों से इसका लाभ उठा सकते हैं, जो डिजिटल फॉर्म के साथ सहायता करेंगे। सभी जॉब सीकर्स ध्यान दें, अपने अगले वर्चुअल मेले के साथ वापस आ गए हैं सारथी जॉब फेयर। अपना कैलेंडर ब्लॉक कर ले। 13 अगस्त 2024, समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। ग्राहक सेवा, बिक्री और टीम लीडर की भूमिकाओं के लिए तत्काल भर्ती यहाँ की जाएगी। योग्यता, प्रभावी संचार कौशल के साथ साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी अनिवार्य है। ये पद केवल दिल्ली एनसीआर स्थान के लिए खुले हैं। पहले 50 उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाएगी, इसीलिए जल्दी करें, अभी अपना स्थान बुक करें। फॉर्म के लिंक का उपयोग करके अपना रिज्यूमे और वॉइस रिकॉर्डिंग अपलोड करना ना भूलें। लिंक के लिए जा सकते हैं www.sarathi.com पर। याद रहे www.saarathe.com पर। दोस्तों, हाल ही के दिनों में पूजा खेड़कर विवाद काफी उछल पड़ा है, जिसके बीच अब DOPT ने 6 सिविल सेवकों के विकलांगता मापदंडों की जांच की है। विकलांगता के मापदंडों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT ने 6 सिविल सेवकों के खिलाफ जांच शुरू की है, जिसमें प्रोबेशनर और सेवारत अधिकारी शामिल हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग माने कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT द्वारा सेवारत अधिकारियों और प्रोबेशनर सहित 6 सिविल सेवकों की विकलांगता स्थिति की जांच की जा रही है। ये उनकी विकलांगता के दावों की सत्यता की जांच के जवाब में है। मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 26 जुलाई को DOPT ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक से इन अधिकारियों के विकलांगता प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का उपयोग करने को कहा था। जांच के निशाने पर 5 भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी और भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS अधिकारी भी है। जब इन व्यक्तियों ने पहली बार सिविल सेवा में काम करना शुरू किया था और आरक्षणों का लाभ का उपयोग लिया था, तो उन्हें बेंचमार्क विकलांगता वाले लोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई पोस्ट में उनके विकलांगता के दावों की वैधता पर सवाल उठाए गए, क्योंकि उनके नाचने और खेलने की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई थी। ऐसी गतिविधियां जो उनकी बताई गई विकलांगताओं के विवरण से मेल नहीं खाती थी, जिसकी वजह से ये जांच शुरू की गई। संबंधित अधिकारियों ने 2010 और 21 के बीच अपनी परीक्षाएं पास की है। इन उम्मीदवारों ने अपने आवेदनों के साथ साथ जो विकलांगता प्रमाण पत्र दिए थे, उनका मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और एम्स सहित स्वीकृत सरकारी अस्पतालों में उम्मीदवारों को शारीरिक फिटनेस टेस्ट पास करना होता है। एक केंद्रीय स्थायी चिकित्सा बोर्ड अपनी अंतिम सिफारिशें करते समय इन चिकित्सा मूल्यांकनों पर विचार करता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं पणजी की। यहाँ पर बीजेपी मार्गो MLA दिगंबर कामत ने शुक्रवार को कहा कि दिव्यांगों को आम नागरिकों से ज्यादा सहायता की जरूरत है, जिसके लिए सरकार को उनकी पेंशन बढ़ानी चाहिए और उन्हें सभी जरूरी सेवाएं मुहैया कराने पर विचार करना चाहिए, भले ही इसके लिए बजट बढ़ाना पड़े। विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने दिव्यांगों के लिए मासिक सहायता 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की मांग की है, जबकि भाजपा पूर्व विधायक देविया राणे ने दिव्यांगों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता में 1,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की मांग की। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के लिए अनुदान चर्चा के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि पर्पल फेस्ट शानदार है, लेकिन हमारे दिव्यांग समुदाय को साल के 365 दिन सहायता की जरूरत होती है, न कि सिर्फ 7 दिन के मुस्कान की। सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच की कमी का मुद्दा भी इस समय उठाया गया, जिसमें अलेमाओ ने कहा कि 13.71 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी लक्षित 31 इमारतों में से केवल 22 ही पहुंच के योग्य हैं। ये 2024 है और हम अभी भी बुनियादी पहुंच के बारे में बातें कर रहे हैं। सरकारी विभागों
कॉलेजेस, अस्पतालों और सार्वजनिक परिवहन को रैंप, व्हीलचेयर और ऑडियो घोषणाओं से सुसज्जित किया जाना चाहिए। हमें अपने दिव्यांग नागरिकों की सहायता के लिए कार्यालयों में समर्पित हेल्प डेस्क की आवश्यकता है। श्री राणे ने ममता योजना में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए आवासीय विशेष स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें निर्माण अनुदान को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करना चाहिए। निजी आवासीय विद्यालय अधिकांश अभिभावकों के लिए पहुंच से बाहर है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, बुलेटिन में अब जायजा लेंगे दिल्ली के आशा किरण आश्रय गृह में होने वाली मौतों के बारे में। दोस्तों, हाल फिलहाल ही दिल्ली के आशा किरण आश्रय गृह में मौतों का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। इसके चलते अदालत ने पानी की गुणवत्ता की जांच करने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि आशा किरण आश्रय गृह में रह रहे 14 लोगों की हाल में हुई मौत एक अजब संयोग है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोहर और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने कहा कि लगभग सभी मृतक टीबी से पीड़ित थे। पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड यानी DJB को आश्रय गृह में पानी की गुणवत्ता और सीवर पाइपलाइन की स्थिति की जांच करने तथा इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिए। पीठ ने समाज कल्याण विभाग के सचिव को 6 अगस्त को आश्रय गृह का दौरा करने और एक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। उसने जोर देकर कहा था कि मामले में सुधारात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है और अगर आश्रय गृह में क्षमता से ज्यादा लोग रह रहे हैं तो प्राधिकारी कुछ लोगों को दूसरे प्रतिष्ठानों में स्थानांतरित करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जुलाई में आशा किरण आश्रय गृह में एक बच्चे सहित 14 लोगों की मौत हुई है। मौतों की जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने मामले को 7 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो आशा किरण आश्रय गृह में फिलहाल बच्चों और महिलाओं समेत 980 विकलांग लोग रह रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार इस आश्रय गृह में फरवरी से लेकर अभी तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के राजस्व मंत्री अतिशी ने शुक्रवार को कहा कि जुलाई में आशा किरण आश्रय गृह में मरने वाले 14 में से कुछ गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे।
उन्होंने कहा कि अगर कोई लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों को बख्शा न जाए। वहीं राजनिवास की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने रोहिणी स्थित आशा किरण आश्रय गृह में रहने वालों की मौत सहित दिल्ली सरकार के सभी आश्रय गृहों की स्थिति की व्यापक जांच के निर्देश दिए तथा 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट्स मांगी। आशा किरण मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए केंद्र है जो दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद से विभाग के प्रमुख की नियुक्ति की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और उन्होंने इस विभाग का प्रभार किसी भी मंत्री को नहीं सौंपा है। अतिशी ने कहा कि घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी अधिकारी की कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ पुलिस जांच भी शुरू करेगी। राजनिवास के बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग और DUSIB द्वारा संचालित सभी आश्रय गृहों के संचालन पर एक श्वेत पत्र तैयार करने को कहा है, जिसमें व्यय, सुविधाएं, वहां रहने वालों की संख्या, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं शामिल होंगी। उपराज्यपाल ने इसे 3 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। दोस्तों, खबर मुंबई से। यहाँ पर राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत 3105 विशेष शिक्षकों और प्रशासकों की सेवाओं को नियमित करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसकर और राज्य विधानमंडल के सदस्यों और शिक्षा अधिकारियों के बीच हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत 2006 में नियुक्त किए गए विशेष शिक्षक नियमित शिक्षकों के बराबर लाभ पाने के लिए लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले साल नवंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने इन शिक्षकों को बकाया भुगतान के अपने आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए स्कूली शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। शिंदे ने कहा कि 2006 से अनुबंध के आधार पर काम कर रहे इन कर्मचारियों को समायोजित करने के अलावा राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में नामांकित लगभग 2.41 लाख विशेष रूप से विकलांग छात्रों की देखभाल के लिए और अधिक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति भी कर सकती है। पूरे राज्य में विशेष शिक्षकों की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी और 8 से 10 स्कूलों वाले हर एक स्कूल क्लस्टर में विशेष शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने हर एक तालुका में केवल 2 शिक्षक रखने का फैसला किया था। बैठक के बाद सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बारे में शिक्षकों की लंबी समय से चली आ रही मांग पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया। शिक्षा आयुक्त सूरज मंधारे की अध्यक्षता में गठित इस समिति में शिक्षकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये समिति इस बात का मूल्यांकन करेगी कि योजना लागू होने पर राजकोष पर कितना वित्तीय बोझ पड़ सकता है। दोस्तों, खबर नैब दिल्ली से। जी हाँ, नैब दिल्ली ने दृष्टिबाधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी तरह का एक पहला अत्यंत आरामदायक वातानुकूलित घर बनाया है। उन लोगों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो अपना शेष जीवन इस सुंदर वातावरण में बिताना चाहते हैं, जो देखभाल करने वालों, विशेष शिक्षकों, चिकित्सकों और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से युक्त एक सहायक समुदाय से घिरा हुआ है। यदि आप दृष्टिबाधित हैं और 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इस सुविधा की जरूरत है, तो तुरंत संपर्क करें और आवेदन भेजें। सीमित सीटें हैं जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर दी जा रही है। ध्यान दें कि इस आधुनिक सुसज्जित सुविधा को बनाए रखने के लिए निवासी या दानकर्ताओं से लगभग 10,000 रुपए प्रति माह का योगदान या प्रायोजन की आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वर्किंग डेज में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स है 8826261166 और 8595180427 या आप ईमेल कर सकते हैं helpline@nabdelhi.in पर। पैसे के अभाव में किसी की पढ़ाई न रुके, इसलिए सरकार की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने जा रही है। इससे उनकी पढ़ाई भी पूरी हो सकेगी। वहीं
पैसे के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। दिव्यांग विभाग की ओर से राष्ट्रीय दिव्यांग योजना संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से दिव्यांगों को प्री मैट्रिक और मैट्रिक की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला दिव्यांगजन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि राष्ट्रीय दिव्यांग योजना के तहत 2 तरह की छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक के टॉप छात्र व छात्राओं को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्री मैट्रिक के छात्र 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, वहीं पोस्ट मैट्रिक के छात्र 31 अक्टूबर तक अपना आवेदन भेज सकते हैं। विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। योजना के माध्यम से उन मेधावी छात्रों को लाभ दिया जाएगा जो पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं। आवेदन करने के लिए जरूरी होंगे कुछ दस्तावेज। दिव्यांगजन अधिकारी ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। जो भी छात्र व छात्राएं इच्छुक हैं वो अपने दिव्यांगता सर्टिफिकेट, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद उनकी जांच की जाएगी। जांच के बाद ही छात्रों को योजना का लाभ मिल सकेगा। आवेदक ज्यादा जानकारी के लिए विकास भवन में स्थित कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब प्रोग्राम में बारी है हमारे नए सेक्शन की, जिसमें हम आपके लिए पढ़ते हैं DEPWD से आ रही नई, लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स। तो आइए बढ़ते हैं हमारी पहली अपडेट की तरफ। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीनस्थ राष्ट्रीय संस्थान इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC ने विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी शंकर विहार नई दिल्ली के साथ एक नया समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्कूल प्रशासकों, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के मध्य भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देना और आर्मी पब्लिक स्कूल के संकाय को सांकेतिक भाषा में कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना है। ISLRTC के निदेशक डॉक्टर N होना रेड्डी और आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के प्रबंधक निदेशक मेजर जनरल PR मुरली ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन भारतीय सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में सहयोग और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सहयोग भारतीय सांकेतिक भाषा ISL की पहुंच और प्रभावकारिता को बढ़ाएगा और सुनने में अक्षम समुदाय के सशक्तिकरण और समावेशन में योगदान भी देगा। इस खबर के साथ साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए दोनों तरफ के मेंबर्स की कुछ तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने अपने फेसबुक पेज पर साझा की है। बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता से प्रभावित बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित। दिशा योजना के तहत 0 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल्यकालिक हस्तक्षेप और स्कूल की तैयारी का सशक्त प्रयास चल रहा है। राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, बौद्धिक दिव्यांगता और बहुदिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कल्याण के हेतु कार्यरत रहता है। दिशा योजना राष्ट्रीय न्यास की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत 0 से लेकर 10 वर्षों के बच्चों के लिए बाल्यकालिक हस्तक्षेप और स्कूल जाने के लिए तैयार करना शामिल है, जिसमें स्कूल की तैयारी के लिए सुविधा और माता पिता के लिए परामर्श भी शामिल है। प्रति केंद्र में अधिकतम 20 लाभार्थी होंगे। वर्तमान में 22 दिशा केंद्रों में 351 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। BPL और LIG को वित्त पोषण का प्रावधान भी इस योजना के तहत किया जाता है। बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जो कि है नेशनल अवार्ड्स 2024 के लिए। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE ने नेशनल अवार्ड्स 2024 की घोषणा कर दी है। पिछले महीने से ही इसके लिए आवेदन और नॉमिनेशंस मांगे जा रहे हैं, जिसके लिए आप सेंट्रल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जो है www.awards.gov.in। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 अगस्त तक की गई है। तो याद रहे, अपने एप्लीकेशंस, अपने नॉमिनेशंस 15 अगस्त से पहले इस वेबसाइट पर भेज दें। आप अधिक जानकारी के लिए जा सकते हैं depwd.gov.in पर भी। दोस्तों, हम आपको फिर से एक बार सचेत कर दें कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने
राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए आवेदन या नामांकन की अंतिम तिथि 1 अगस्त 2024 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी है। इसका लाभ जरूर उठाएं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जो है एक जॉब फेयर के बारे में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से एक जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। भारत में ये दिव्यांगों के लिए रोमांचक खबर साबित हो सकती है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का PM दक्ष पोर्टल दिव्यांगों को नौकरियों से जोड़ता है। अमेज़न और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से दिव्यांग रोजगार मेला यानी जॉब फेयर में आप साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर 200 से भी अधिक रिक्तियों का अनुमान लगाया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आइए सुनते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया ये ऑडियो। DEPWD दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने एक वेब पोर्टल PM दक्ष DEPWD विकसित किया है, जो दिव्यांगों के कौशल और रोजगार के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। आश्चर्यजनक है ना? हरियाणा के मानेसर में अमेज़न में डेफ के लिए 200 नौकरियां उपलब्ध है। अद्भुत है ना? यही कारण है कि DEPWD अमेज़न और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से एक जॉब फेयर आयोजित कर रहा है। यहाँ कई कंपनियां व्यक्तियों को नौकरी पर रखने के लिए आएंगी। कई कंपनियां मौजूद रहेंगी और नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए दिव्यांग आवेदकों का स्वागत है। आप IT, ITES, BFSI, लॉजिस्टिक्स और रिटेल में नौकरियों का लाभ उठा सकते हैं। ये डेफ और अन्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी है। अमेज़न में 200 रिक्तियां हैं और अन्य कंपनियां भी भर्ती के लिए मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको PM दक्ष पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। आप QR कोड को स्कैन कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली पोस्ट की तरफ। माननीय सांसद श्री पुरुषोत्तम रूपला जी ने 6 अगस्त को दिव्यांगजनों को लेकर विशेषकर दृष्टिबाधित लोगों के लिए सांकेतिक भाषा और ऑडियो लाइब्रेरी से जुड़ा सवाल किया। इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने उन्हें बताया कि देश भर में अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता से जुड़े 9 संस्थान हैं। देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में साइन लैंग्वेज पर विशेष कार्य और अनुसंधान हो रहा है। इस संस्थान में ब्रेल लिपि के माध्यम से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ उनके कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है। पुरुषोत्तम रूपाला जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये दिव्यांग बच्चों को और खास करके दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ने के लिए, उनकी सुविधा के लिए जो इनकी लिपि होती है उसको ट्रांसलेट करके ऑडियो के फॉर्म में करने का काम भुज की एक संस्था कर रही है, कच्छ भुज की। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जैसे दिव्यांग जनों की सेवा के लिए हमारे गुजरात की एक बहन मुक्ता बहन को पद्मश्री का अवार्ड देकर संवेदनशीलता का परिचय इस सरकार ने बताया है, इसके लिए इसको धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि इस ऑडियो लाइब्रेरी को बढ़ावा देने की कोई योजना सरकार के इस विभाग के पास हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा देश भर के हमारे इस तरह के जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगता अलग अलग तरह की दिव्यांगता होती है। कोई बोल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, कुछ फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं। उनके अलग अलग तरह की आवश्यकताओं को और दृष्टिबाधित दिव्यांगता का भी उन्होंने उल्लेख किया। ऑडियो विजुअल माध्यम से उनको गुजरात का उदाहरण भी उनके द्वारा दिया गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, हमारे 9 संस्थान पूरे देश में काम कर रहे हैं। उसमें जो हमारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन दृष्टिबाधित राष्ट्रीय संस्थान है देहरादून में, यह संस्थान इस दिशा में विशेष रूप से काम भी कर रहा है, अनुसंधान भी कर रहा है और ब्रेल प्रेस की स्थापना भी देश भर में की गई है। 25 ब्रेल प्रेस देश में काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी दिव्यांगजनों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए जाने का काम भी किया जा रहा है। आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि देहरादून का जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है, इस नेशनल इंस्टीट्यूट में पहली बार वहां पर साइंस की और मैथ्स की क्लास
11वीं कक्षा के विद्यार्थियों से वहां पर प्रारंभ की जा रही है, जिसमें कि ब्रेल लिपि के माध्यम से जार में और परख नली में उभरे हुए अक्षरों को वहां पर लगाया गया है। आज हमारे दृष्टिबाधित हमारे छात्र और छात्राएं वहां पर 11वीं की जो बैच शुरू है, अगले वर्ष वो 12वीं में किया जाएगा। और हम अपने सीआरसी के माध्यम से भी और विद्यार्थियों को इस तरह की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हम निरंतरता के साथ में प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ दृष्टिबाधित हमारे जो छात्र हैं, दृष्टिबाधित जो बंधु हैं, उनके लिए तरह तरह के कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उनको आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उनके लिए ITI और गैर क्षेत्र में हमारे जो निजी क्षेत्र के जो ITI हैं, उनके माध्यम से COPA, कटिंग और सिलाई, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बाल एवं त्वचा की देखभाल, मेटल कटिंग और डेंटेंट, इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से भी दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। इस पूरे ऑडियो वीडियो को आप सुन सकते हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के फेसबुक पेज पर। डिपार्टमेंट की तरफ से अगली पोस्ट में शिवानी झा के बारे में। शिवानी झा 23 वर्ष की हैं। उन्होंने 2014 में NIE PID MSEC ज्वाइन की थी और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों जैसे फंक्शनल एकेडमिक्स, प्री वोकेशनल स्किल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, गृह विज्ञान और खेल में प्रशिक्षण दिया गया। NIOS से 10वीं और 12वीं पूरी करने के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण जीवन कौशल, कार्य व्यवहार और संचार कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त किए। उनके अभिभावकों ने उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने के लिए नियमित रूप से काम करने के लिए निर्देश दिया। 21 वर्ष की आयु में उन्हें कैच मसाला कंपनी DS ग्रुप नोएडा ने ओपन एम्प्लॉयमेंट में रखा, जहां उन्होंने मुख्यधारा में अन्य लोगों के साथ काम किया। उन्होंने विशेष ओलंपिक भारत के तहत बर्लिन जर्मनी में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था और वो एक ही बार में 3 स्वर्ण पदक जीतकर सभी रिकॉर्ड्स तोड़कर भारत को गौरवान्वित कर चुकी हैं। इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया है। NIE PID के लिए ये गर्व की बात है तथा डिपार्टमेंट ने ये पोस्ट साझा करते हुए आगे बताया है कि शिवानी को बहुत प्रतिष्ठित होटल द ललित में एक अच्छे वजीफे के साथ अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण की पेशकश की गई है। इसी के साथ डिपार्टमेंट ने शिवानी की मेडल्स पहने हुए कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारे शो का ये नया सेक्शन, जिसका नाम है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से जुड़ी पोस्ट। दोस्तों, हमें आपके सुझाव, आपकी राय लगातार मिल रही हैं। आपका प्यार यूं ही हम पर बना रहे तथा आप नियमित रूप से इस जानकारी से लाभान्वित होते रहें, इसी आशा के साथ हम आज का ये सेक्शन यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और साथ ही आपने सुना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आ रही फेसबुक पोस्ट पर एक नया खास सेक्शन। आशा करते हैं कि आप इस सभी जानकारी से लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर आप भी इस शो में कोई खबर सुनना चाहते हैं, अगर आप भी हमारे साथ कोई न्यूज़, कोई समाचार आइटम साझा करना चाहते हैं जिसे आप इस शो पर सुनना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं radioudan@gmail.com पर, या फिर आप जाए YouTube पर कम्युनिटी कलर्स सुने और इस पर शो के नीचे कमेंट लिखें। दोस्तों, आपसे मिलने वाले सुझाव और आपसे मिलने वाला ढेर सारा प्यार हमें इस कार्यक्रम को दिशा देने में मदद करता है, इसलिए इसे बनाए रखें और कम्युनिटी कलर्स के साथ साथ रेडियो उड़ान के अन्य प्रोग्राम्स का भी मजा उठाएं। रेडियो उड़ान के मनोरंजन से जुड़े रहें, साथ ही साथ अपने आप को अपडेट करते रहें। तो आज के लिए हमें इजाजत दें, लेकिन जाने से पहले आइए सुन लेते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, गंभीर डिप्रेशन और चिंता के विकार जीवन के लिए खतरा। दुरुपयोग की खबरों के चलते 40% से कम विकलांगता वाले लोगों के लिए UDID कार्ड का प्रस्ताव। हैदराबाद में गेल ने विकलांग यात्रियों की सहायता में सुधार के लिए सनफ्लावर कार्यक्रम किया शुरू। पूजा खेड़कर विवाद के बीच DOPT ने 6 सिविल सेवकों के विकलांगता मापदंडों की जांच।
लेंगे जानकारी सारथी वर्चुअल जॉब फेस्ट के बारे में। पर्पल फेस्ट तो है शानदार, लेकिन दिव्यांगों को चाहिए साल के 365 दिन सहायता। आशा किरण आश्रय गृह में मौतों का सिलसिला। महाराष्ट्र सरकार 3000 से भी अधिक विशेष शिक्षकों को करेगी नियमित। दिल्ली में सेवानिवृत्त दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम की शुरुआत। दिव्यांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की आवेदन की तिथि बढ़ाई गई।